मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक छोटी सी सिटी वर्जीनिया को दिखाया जाता है, जहां स्कॉट अपनी बेटी जेनिफर की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस को अपनी बेटी के मिसिंग के बारे में बताता है और उसकी तस्वीर दिखाता है। पुलिस वाला पूछता है साथ में है वो लड़का कौन है। वो बताता है डेरियस है, उसका बॉयफ्रेंड। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आई थी। पुलिस वाला कहता है वैसे एप्लिचन स्टेट एक बहुत बड़ी जगह है। स्कॉट कहता है मैं उन्हें ट्रैक कर रहा था। उसने कहा वो हर हफ्ते मुझे खबर देगी, लेकिन 6 हफ्ते गुजर चुके। आखिरी बार उसने मुझे इसी शहर से टेक्स्ट किया था और उसे मैप दिखाते हुए कहता है ये आप ही का शहर है ना। पुलिस वाला कहता है ठीक है, मैं कंप्लेन दर्ज कर लेता हूँ। आप इस गुमशुदगी फॉर्म को सारी डिटेल के साथ फिल कर दीजिए। स्कॉट होटल वाली लेडी से अपने बेटी के बारे में पूछता है। वो कहती है गेस्ट का चेकआउट ऑटोमेटिक है, मैं शायद ही उसे देखी होंगी। स्कॉट अपना नंबर देते हुए कहता है अगर कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल कर देना। वो लेडी कहती है क्या आपने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई है? स्कॉट कहता है हाँ, पर उतने गंभीर नहीं थे। लेडी कहती है ये एक शांत शहर है, जितना शांत है उतना रोचक भी। स्कॉट एक बार में जाता है और बार वाले से अपने बेटी के बारे में पूछता है। वो कहता है यहाँ कितने सारे टूरिस्ट आते हैं, सच कहूँ तो मुझे किसी का चेहरा याद नहीं। तभी बाजू में बैठा एक बूढ़ा आदमी कहता है कुछ खो गया है क्या? स्कॉट कहता है हाँ, मेरी बेटी, उसका नाम जेनिफर है। वो यहाँ अपने 5 दोस्तों के साथ आई थी, वो लगभग एक ही उम्र के थे। वो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ मैंने देखा, शैतान बच्चे थे। स्कॉट पूछता है आपने उन्हें कहाँ जाते हुए देखा? बूढ़ा आदमी कहता है शायद जंगल में। खैर जंगल में गए होंगे तो खो गए होंगे, बेहतर है आप घर चले जाएं, अब तो मिलने से रहे। स्कॉट कहता है पर मैं यकीन नहीं करता। बूढ़ा आदमी कहता है यकीन करो या ना करो, ये जान लो उस जगह पर प्रकृति हर किसी को निगल लेती है, किसी को नहीं छोड़ती। स्कॉट वहाँ से चले जाता है। सीन 6 सप्ताह पहले शिफ्ट होती है। हमें उन 6 लोगों को दिखाया जाता है। ये है जेनिफर, स्कॉट की बेटी, और जो ड्राइव कर रहा है वो है डेरियस, जेनिफर का बॉयफ्रेंड। और बीच वाले सीट में एडम और मिला है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और पीछे की सीट में लुइस और कैरी है। ये सभी वर्जीनिया सिटी में इंटर करते हैं। इन्हें सिटी बहुत ही शांत लगता है। ये होटल में 2 रातों के लिए कमरा लेते हैं। तभी होटल वाली लेडी जेनिफर से पूछती है क्या तुम पहले यहाँ आई हो? जेनिफर कहती है नहीं। लेडी कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक शांत शहर है, रास्ते से भटक मत जाना वरना मुसीबत में आ जाओगी। जेनिफर कहती है शुक्रिया, हम ध्यान रखेंगे। अगले सीन में सभी बार में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी बूढ़ा आदमी आता है और कहता है तुम यहाँ के नहीं लगते। तभी डेरियस कहता है हाँ, हम बस यहाँ पर एप्लिशन ट्रेल देखने आए हैं, बस 2 दिनों के लिए, बस इतना ही। बूढ़ा आदमी कहता है वहाँ पर बहुत खतरा है, अगर कुछ सवाल पूछना है या गाइड चाहिए तो मैं और मेरा दोस्त उस इलाके का चप्पा चप्पा जानते हैं। डेरियस कहता है शुक्रिया, पर अभी जरूरत नहीं है। वो कहता है ठीक है, अगर इरादा बदल जाए तो हम आसपास ही होंगे। यह कहकर वो जाने लगता है। तभी एडम कमेंट कर देता है। वो बूढ़ा आदमी वापस आता है और दोनों के बीच आर्गुमेंट चालू हो जाता है। दरअसल बूढ़ा आदमी उस जंगल की संभावित खतरों से उन्हें अवगत कराना चाह रहा था, लेकिन ये लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं। ये सब खूब एंजॉय करते हैं। एडम और मिला डांस करते हैं। सब बार से बाहर निकलते हैं और चल रहे होते हैं। तभी इन्हें अपने कार के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। एडम उसे चिल्लाने लगता है। सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं। इतने में वो अपने बियर के बोतल से उसे फेंक कर मारता है, जो उसके पास जाकर गिरता है। और एडम की इस हरकत से सभी परेशान होते हैं। इतने में वो आदमी गायब हो जाता है और ये सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जेनिफर अपने डैडी के लिए मैसेज छोड़ती है। कहती है हम अभी तक एप्लिशन ट्रेल नहीं गए हैं, वहाँ से वापस आऊंगी तो अपना सारा प्लान आपको बता दूंगी। दरअसल जेनिफर अभी तक अपने डैडी को अपने ट्रिप के बारे में कुछ भी नहीं बताई होती है। डेरियस जेनिफर से कहता है पता है मैं प्रॉफिट के बजाय नॉन प्रॉफिट में क्यों काम करता हूँ? क्योंकि मुझे एक ऐसा समुदाय बनाना है जहाँ लोगों की कीमत उसकी प्रतिभा की वजह से हो, उसकी चरित्र की वजह से हो, ना कि उसकी बैंक बैलेंस या त्वचा के रंग से हो। जहाँ सब काम करे, सब बराबर बांटे, और ऐसा समुदाय बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। जेनिफर कहती है पता है, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
अगली सुबह जेनिफर रनिंग कर रही होती है, तभी उसे एक स्टॉल दिखता है। वो उसके पास जाती है, वहाँ खड़ी छोटी बच्ची से बात करने लगती है। वो भागकर गाड़ी के पास छुप जाती है। जेनिफर को इनका हाव भाव कुछ अलग लगता है और उनसे एक ब्रेसलेट लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये सभी एप्लिकेशन ट्रेल चढ़ाई के लिए जाते हैं। घने जंगल और पहाड़ होते हैं। ये सब खूब एंजॉय करते हैं। प्रकृति की खूबसूरतियों को करीब से महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी डेरियस कहता है, यहाँ पर एक अच्छी हालत में एक पुराना किला है, चलो चलते हैं। सभी एग्री हो जाते हैं सिवाय जेनिफर के। जेनिफर कहती है, होटल वाले ने कहा था हमें अपना ट्रैक नहीं बदलना चाहिए। डेरियस कहता है, बस एक नजर देखना है, और जेनिफर ना चाहते हुए भी एग्री हो जाती है। सब आगे बढ़ते हैं। इन्हें एक खूबसूरत झरना दिखता है। ये सब ट्रैक से अलग होते हैं, इसीलिए इस तरफ का रास्ता ठीक नहीं होता। तभी मीला खाई की ओर फिसल जाती है, लेकिन कैरी और एडम उसे पकड़ लेते हैं। एडम पूछता है, और कितनी देर लगेगा? डेरियस कहता है, बस थोड़ी सी दूर है, भरोसा रखो। और उन्हें चलते चलते काफी समय हो जाता है, फिर भी किला दिखाई नहीं देता। तभी ऊपर की तरफ उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है और सभी ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा गोला उनके तरफ लुढ़कते हुए आ रही होती है। सभी पीछे की तरफ भागने लगते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं। वहीं कैरी उस गोले के चपेट में आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लुइस डेरियस से झगड़ने लगता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब उसे समझाने लगते हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है। तभी जेनिफर को ऊपर में कुछ दिखाई देता है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। ये जिस तरफ से आए होते हैं उसी तरफ वापस जाने लगते हैं और इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। दरअसल ये लोग रास्ता भटक चुके होते हैं और इन्हें पता नहीं होता किस तरफ जाना है, इसीलिए सब रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं और वो सब वहीं पर अपना टेंट लगाते हैं और सो जाते हैं। बाहर जोर जोर से बिजली कड़क रही होती है। तभी आधी रात में अचानक जेनिफर की आंख खुलती है और उसे टेंट के बाहर एक परछाई दिखाई देती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। जेनिफर बुरा सपना समझकर वापस सो जाती है। सुबह ये लोग उड़ते हैं, लेकिन मीला टेंट में नहीं होती। ये सब उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी एडम देखता है वो सब पूरी रात एक कब्रिस्तान में सोए थे। वहीं डेरियस को दीवार पे कुछ लिखा हुआ दिखता है। दरअसल यह एक घोषणा होती है जिसमें 1 दर्जन परिवार यानी 12 परिवारों ने अपनी और अपनी बच्चियों की जान की प्रतिज्ञा लेकर इस जंगल में बसने आए थे। असल में 24 नवंबर 1859 को अमेरिका में होने वाली महायुद्ध की संभावित खतरों से बचने के लिए वो यहाँ आकर बसे थे। ये सब अपना फोन ढूंढने लगते हैं, किसी का फोन नहीं मिलता। तभी जेनिफर बताती है, कल कोई आधी रात को टेंट के बाहर था और सभी मीला को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी बीच जेनिफर को एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। ये वही बच्ची होती है जो जेनिफर ब्रेसलेट लेते समय शहर में देखी थी। जेनिफर उससे बात करने लगती है। तभी एडम वहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है, ये कौन है? जेनिफर बताती है, इसे मैं शहर में देखी थी। एडम गुस्से से जोर जोर से चिल्लाता है और उस बच्ची को पकड़ने के लिए दौड़ता है और अचानक गिर जाता है। जेनिफर उस बच्ची को जाने का इशारा करती है। एडम अपने पैरों में देखता है जो लोहे के जंजीरों से बंधा होता है। दरअसल ट्रैप में उसका पैर फंस चुका होता है और जंजीर उसे खींचते हुए एक गड्ढे में ले जाता है। असल में इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इनके साथ हो क्या रहा है। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई देता है जहाँ बहुत सारे जूते, बहुत सारे चश्मे, मोबाइल, एक टूरिस्ट के पास जितना सामान होता है सब वहाँ पर था। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। वो छुपकर देखने लगते हैं। तभी उन्हें 2 नकाबपोश इंसान दिखते हैं जो एडम को लकड़ी में लटकाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी डेरियस वहाँ से एक लोहे का हथियार उठाकर उसकी ओर भागता है और एडम को छोड़ने बोलता है। नकाब वाला कुछ कहता है, कुछ समझाने का प्रयास करता है, लेकिन डेरियस को उसका लैंग्वेज समझ नहीं आता और उसका इशारा भी नहीं समझ पाता। इसी बीच एडम उड़ता है और एक नकाबपोश इंसान को सिर में लकड़ी से मारने लगता है, जिससे उसका सिर पूरी तरह कुचला जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सब उसे शांत कराने लगते हैं। तब तक उसका दूसरा साथी वहाँ से गायब हो चुका होता है। तभी मीला वहाँ पर आ जाती है। जेनिफर पूछती है, तुम कहाँ थी? वो बताती है, मैं फ्रेश होने गई थी। ये सब आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है जो एक नकाब वाला आदमी यहाँ से भागा है वो अपने साथियों के साथ वापस आएगा और ये इलाका उन्हीं का होता है। ये सब तेजी से पीछे की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच लुइस पीछे में चल रहा होता है और उसे कोई खींच लेता है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो लुइस गायब होता है। वहाँ अचानक एक्टिविटी बहुत तेज होने लगती है। एडम
एडम समझ जाता है और डर कर बहुत तेज भागने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड मिला भी उसके पीछे भागती है और वो एक ट्रैप में फंस जाती है। एक नकाब वाला इंसान तीर से मिला को मार देता है। वहीं एडम को भी ट्रैप करके पकड़ लेते हैं। साथ ही डेरियस और जेनिफर को भी पकड़ लेते हैं। जब जेनिफर को होश आती है वो एक गहरे गड्ढे में कैद होती है। वो चिल्लाने लगती है। तभी वो लड़की आती है जिससे शहर में जेनिफर ब्रेसलेट खरीदी होती है। उसे बाहर निकालती है। वो देखती है एडम, डेरियस और लुइस भी वहीं हैं। वो उसके सिर में एक कपड़े डालकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ये देखते हैं जंगल के बीच में एक छोटी सी बस्ती है। दरअसल ये वही फाउंडेशन वाले होते हैं जिनका घोषणा दीवार पे डेरियस ने पढ़ा था। इनका आज भी इसी जंगल में बसेरा है। इन्हें एक रूम में ले जाते हैं। दरअसल ये एक कोर्ट रूम होता है और इनके ऊपर मुकदमा होता है। इनके ऊपर हत्या का आरोप है। जज साहब आता है। इनका नाम जॉन है और ये इस फाउंडेशन का हेड है। सुनवाई चालू होता है। इनका एक आदमी आता है और कहता है मैंने हर एक को देखा है, शहर में और पहाड़ी पर। और एडम की तरफ उंगली दिखाकर कहता है इस इंसान ने मुझ पर शराब की बोतल फेंकी, हमारे लिए बुरे शब्द का प्रयोग भी किया, ये हम लोगों से नफरत करता है। तभी मॉर्गन गवाही देने आता है। असल में ये वही होता है जो एडम को लकड़ी में बांधकर ले जा रहा था। एडम ने जिसको मारा था वह इसका भाई सैमुअल था। वो बताता है मैं और मेरा भाई सैमुअल शिकार पर थे, गुफा में अपने एनिमल ट्रैप चेक कर रहे थे। उस जगह हमें यह अजनबी मिला। वो घायल था तो हम उन्हें पहाड़ के नीचे ले जा रहे थे और तब इन्होंने हम पर हमला किया। ये वही है जिसने मेरे भाई को मारा। जॉन जेनिफर से पूछता है क्या मॉर्गन ने कहा वो सच है? क्या मॉर्गन के भाई का कातिल ये है? कहता है झूठ बोलोगे तो सारे के सारे तकलीफ में आ जाओगे। जेनिफर कहती है नहीं, उसने खून नहीं किया। जॉन उस छोटी बच्ची से पूछता है। वो एडम की तरफ इशारा करती है। जॉन जेनिफर से कहता है तुमने यहाँ झूठ कहा। और जॉन कोर्ट का फैसला सुनाता है जिसमें एडम को दोषी पाता है और सजाए मौत सुनाता है। वहीं बाकी तीनों को झूठी गवाही देने के लिए दोषी पाकर सजाए अंधापन सुनाता है। दरअसल यहाँ का सजा बहुत ही सख्त होता है। एक ही सुनवाई में गवाहों के आधार पर सजा सुना दिया जाता है और ऑन द स्पॉट सजा भी दे दिया जाता है। जॉन उनसे पूछता है सैमुअल को कैसे मारा था? जेनिफर कहती है उसके सिर पे। तभी जॉन वो लकड़ी उठाता है जिससे एडम ने मारा था। ठीक उसी तरह जॉन मारने वाला होता है। तभी जेनिफर कहती है ये क्रूरता है। जॉन कहता है नहीं, ये क्रूरता नहीं है। यहाँ पर हर जाति और हर धर्म के लोग हैं। हमारे पास सब कुछ है, सभी काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं। हमारे पास सारा खाना ताजा है। यहाँ कैंसर नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे से कोई नफरत नहीं करता। हम सब एक शरीर है, एक परिवार है और एक साथ काम करते हैं। तुम बताओ किसकी दुनिया क्रूरता से भरी है? और एडम के सिर में मारने लगता है। फिर उन तीनों को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। इन्हें अंधापन का सजा मिला होता है और लुइस की आंखों में गर्म रॉड घुसाकर उसे अंधा कर देता है। अब डेरियस की बारी होती है। तभी जेनिफर रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है हम आपके बहुत काम आएंगे। डेरियस नॉन प्रॉफिट में काम करता है, आपका बहुत मदद कर सकता है, उसके पास हुनर है। तभी जॉन पूछता है तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या दे सकती हो? जेनिफर कहती है खुद को। वो अपने आप को सौंप देती है। जॉन उन्हें वफादार नागरिक बनने के लिए शपथ दिलाता है और कहता है याद रखो अगर तुम भागना चाहो तो यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। शायद हमारे ट्रैप से बच जाओगे, जानवरों से नहीं। जंगल से शायद बच जाओगे, हमारे लोगों से नहीं। अगले सीन में वो लड़की जेनिफर को जॉन के पास ले जाती है। जॉन उसके साथ इंटीमेट होता है। सीन शिफ्ट होती है और हमें जेनिफर के डैडी स्कॉट को दिखाया जाता है। वो एक बार में बैठा होता है। होटल वाली लेडी बार में आती है और कहती है बुरा लगा आपकी बेटी के बारे में सुनकर, मैंने उन्हें ट्रैक पर रहने के लिए कहा था। बताती है उस पहाड़ी पर लोगों का बसेरा है। स्कॉट कहता है कैसे लोग? लेडी कहती है फाउंडेशन वाले, और उसे फाउंडेशन वाले के बारे में सब कुछ बता देती है। स्कॉट पूछता है और उसके आगे के वंशज आज भी उस पहाड़ी में रहते हैं क्या? लेडी कहती है हाँ, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हम उन्हें परेशान नहीं करते और वो भी हमें परेशान नहीं करते, लेकिन जो कोई भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह स्कॉट पहाड़ी पर जाने के लिए निकलता है। तभी होटल वाली लेडी दौड़कर उसके पास आती है और कहती है आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्कॉट कहता है वो मेरी बेटी है,
मैं उसे ढूंढ लूंगा, कोई मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकता। लेडी कहती है मैं आपकी मदद करूंगी और उसे अपने भांजे एड के पास ले जाता है और उससे मिलवाता है। दरअसल एड एक शिकारी होता है और उसे फाउंडेशन वालों से नफरत होता है, क्योंकि एक बार जंगल में फाउंडेशन वालों ने उसके सिर पे तीर से वार किया था और उसके सिर में 19 टाँके लगे थे और इस वक्त उसे पैसे की भी जरूरत होती है, इसीलिए वो स्कॉट का मदद करता है। वो लोग निकल जाते हैं, उन्हें एक स्ट्रैप टैप दिखता है। एड कहता है फाउंडेशन वाले अजनबियों को भगाने के लिए ऐसे ट्रैप लगाते हैं। ये जैसे थोड़े आगे बढ़ते हैं, कूपर ट्रैप में फंस जाता है। ये लोग उसे ऊपर खींचने लगते हैं, तभी एड का पैर स्ट्रैप टैप पर पड़ जाता है और नुकीलीदार लकड़ी का भारी टुकड़ा उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। तभी स्कॉट उसका रिवॉल्वर और टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। उसे चलते चलते रात हो जाती है। सामने उसे नकाब वाले इंसान दिखता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। स्कॉट वहाँ अपने बेटी के बारे में पूछने लगता है, हवा में फायरिंग करता है। तभी दूर से उसकी बेटी जेनिफर उसके ऊपर तीर से हमला करती है, जो सीधे उसके कंधे के पास जाकर लगती है। स्कॉट कहता है जेन, इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? तभी वहाँ पर जॉन आता है। स्कॉट उससे कहता है तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? जॉन कहता है तुम जो भी हो, ये औरत तुम्हारी बेटी नहीं मेरी बीवी है, और अपने आदमियों से कहता है मुकदमे की जरूरत नहीं है, इसे घुसपैठ करने की दोषी मानते हैं, सजा है अंधापन जो कल सुबह दी जाएगी, और वो वहाँ से चले जाता है। जॉन जेनिफर से पूछता है क्या वो आदमी तुम्हारा है? जेनिफर कहती है मैं यहीं रहूंगी। दरअसल जॉन उसकी फीलिंग समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जेनिफर भी चीजों को समझती है। वही स्कॉट गड्ढे से निकलने का प्रयास करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। तभी जेनिफर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं। स्कॉट कहता है तुमने मुझ पर तीर चलाया। जेनिफर कहती है ऐसा नहीं करती तो वो हम दोनों को मार देते। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तभी डेरियस वहाँ आ जाता है। जेनिफर उसे साथ चलने के लिए कहती है, वो मना कर देता है, कहता है ये मेरे लोग हैं और मैं इनका हूँ। दरअसल डेरियस एक ऐसे ही समाज की कल्पना करता था, एक ऐसा ही समुदाय बनाना चाहता था जहाँ हुनर की वजह से पहचाना जाए, और उसे वैसा समाज मिल चुका होता है, इसीलिए वो यहाँ से जाने से मना करता है। जेनिफर यहाँ से निकलने का एक रास्ता जानती थी, लेकिन वो गेट बंद होता है। तभी वो पीछे देखते हैं तो वो छोटी बच्ची खड़ी होती है। जेनिफर उससे बात करती है और नीचे जाने का दूसरा रास्ता पूछती है। वो इशारा करती है, उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो बताती है यहाँ से। जेनिफर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो बच्ची मना कर देती है और दोनों सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं। उन्हें बहुत सारे अंधे लोग मिलते हैं। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिन्हें अंधापन का सजा मिला होता है, जिसमें लुइस भी होता है। जेनिफर उसे गोली मार देती है। दोनों सुरंग से बाहर निकलते हैं। फाउंडेशन वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं, दोनों पत्थर के पीछे छुपे होते हैं। स्कॉट कहता है अब हम क्या करेंगे? जेनिफर कहती है वही मायने रखता है जो आप सुनते हैं। बताती है ये बात मैंने यहीं सीखा और इसी तरह बची हूँ। सही है, जब हम हार मार लेते हैं तो मृत्यु नजदीक होती है, और जब हम हालातों से लड़ने की सोचते हैं तो अच्छी जिंदगी नजदीक होती है। नकाब पोस्ट जैसे ही स्कॉट को मारने वाला होता है, जेनिफर तीर से उसके सिर में वार करती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। ये आगे भागते हैं, तभी 3 लोग गन लेकर उसके सामने आ जाते हैं और कहता है कहा था ना फिर मुलाकात होगी। जेनिफर उसके तरफ तीर तान देती है। तभी वो आदमी कहता है रुको, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। दरअसल ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो बार में इन लोग को मिला था, जिसका एडम के साथ आर्गुमेंट हुआ था, जो जंगल की संभावित खतरों के बारे में इन्हें बता रहा था। वो पूछता है तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? जेनिफर कहती है बस हम ही हैं। वो सब वहाँ से भागते हैं। तभी जॉन पीछे से जेनिफर करके आवाज लगा रहा होता है और वो आदमी उसकी तरफ पेट्रोल बम फेंकता है और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में जेनिफर को दिखाया जाता है जो अपने पापा के कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने नए घर की ब्लूप्रिंट देने आई होती है और अपने पापा को जल्दी ही घर आने के लिए कहती है। जेनिफर अपने घर आती है और सामने देखती है जॉन बैठा होता है। नफरत और गुस्से से उसकी तरफ देखती है। दरअसल जॉन शपथ दिलाते वक्त कहा होता है शायद हमारे ट्रैप से बच जाओगे, जानवरों से नहीं, जंगल से शायद बच जाओगे, हमारे लोगों से नहीं, और इसीलिए उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया होता है। जॉन जेनिफर को विश करता है और कहता है तुम एक नहीं 2 हो। जेनिफर कहती है बाथरूम होकर आती हूँ, और चाकू लेकर आती है। कहती है मेरे घर से बाहर निकलो।
जॉन कहता है अपना हथियार नीचे रखो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। और कहता है मैं गलत था जेन, तुम मजबूत हो। जेनिफर कहती है मुझे बनना पड़ा, तुमसे दूर जो जाना था। जॉन कहता है वक्त हो गया है लौटने का। जेनिफर कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें मुझे मारना होगा। जॉन कहता है हाँ, जब तक हमारा बच्चा नहीं होता। तभी जेनिफर उस पर चाकू से हमला करती है। जॉन उसके दोनों भाई और उसकी मम्मी को मार देता है और जेनिफर जॉन के सिर में चाकू घुसा देती है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है, यह जेनिफर का एक कैलकुलेशन होता है। अगर मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ तो मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा हो सकता है और वो अपनी वजह से अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहती। जेनिफर अपने मम्मी से कुछ देर अकेले छोड़ने के लिए कहती है। जॉन उसे साथ चलने के लिए कहता है। जेनिफर कहती है वादा करो तुम मेरे घर वालों को चोट नहीं पहुंचाओगे और कभी तुम यहाँ वापस नहीं आओगे, वादा करो तभी मैं साथ चलूंगी। जॉन कहता है मैं वादा करता हूँ। जेनिफर उसके साथ जाती है। बाहर गाड़ी खड़ी होती है, उसके साथ और भी लोग आए होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल ये एक्सीडेंट जेनिफर ने करवाई होती है और एक एक करके उसके सभी आदमियों को मार रही होती है। तभी वो छोटी बच्ची उसके पास आती है और जेनिफर उसे अपने साथ ले आती है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।